अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम आलमी सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस को धोखा, अमेरिका के साथ किया आबदोज़ मुआहदा तो फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर वापस बुलाए। अमेरिका और नाटो के कब्ज़े के दौरान अफगानी जेलों की थी खस्ता हालत, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तालिबान ने 15,000 से ज़ायद कैदियों को किया रिहा। इनक़िलाब से कबल काबुल में घर पर ड्रोन हमले को अमेरिका ने बताया गलती, पेंटागन ने माफ़ी मांगी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा बहरीन का करेंगे दौरा, इब्राहिम मुआहदे के बाद मिलने लगे यहूद व हुनूद। और अफ़गानिस्तान के हवाले से शंघाई ताउन तंजीम के 4 रुकन मुल्कों का मुश्तरका इजलास, आलमी बिरादरी से अफ़गानिस्तान की मदद करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के दरमियान दिफाई मुआहदा होते ही तिलमिलाए फ्रांस ने रद्दमल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर फौरी तौर पर वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। तीनों मालिक के इत्तेहाद बनने पर चीन ने भी बेचैनी का इजहार किया है, जिससे जाहिर है कि आलमी ताकतें अपना सिक्का जमाने एक दूसरे के खिलाफ भी हथियार उठा सकती है। फ्रांस का सफ़ीर वापस बुलाने का गैर मामूली कदम से अपने ही आलमी इत्तेहादियों के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार होता है और अपने सफ़ीरों के वापस बुलवाने की तस्दीक फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जेन-युस ली ड्रायन ने भी की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों से सफ़ीरों को फौरी वापस बुलाने के फ़ैसले की वजह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुआहदे का ऐलान है। उनका कहना था कि ओशन क्लास 2016 आबदोज़ के मुआहदे पर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया कई साल से काम कर रहे थे और अब ऑस्ट्रेलिया का मुआहदा तोड़ना इत्तेहादियों और पार्टनर के माबैन नाकाबिल कबूल रवैया है। फ्रांस की तिलमिलाहट से वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा देकर अमेरिका से हाथ मिलाया है और इसी बात पर नाराज़ फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उसके नताइज उस तसव्वुर पर पड़ेंगे जो हम अपने इत्तेहादियों, अपने शराकतदारों के लिए रखते हैं और यूरोप के लिए इंडो पैसिफिक की अहमियत पर असरात मुरतब होंगे। बुध को अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया के लिए नए दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया था। अमरीकी मौके दिफा पेंटागन ने तस्लीम किया है कि 29 अगस्त को इनक़िलाब से एक दिन कबल काबुल में होने वाला अमरीकी ड्रोन हमला उसकी गलती का नतीजा था। इसमें 10 आम शहरी हलाक हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने मीडिया से बात करते हुए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अब वो समझते हैं कि जिस गाड़ी पर हमला हुआ या जो मारे गए वो दाइश के शिद्दत पसंद नहीं थे और ना ही उनसे काबुल एयरपोर्ट पर मौजूदा अमरीकी फ़ौजियों को बराह रास्त कोई ख़तरा था। आपको बता दें कि अमरीकी हुक्काम ने मिसाइल हमले के बाद दावा किया था कि काबुल के एक घर में पार्क की गई कार को निशाना बनाया गया है, जिसके ज़रिए दाइश के खुदकुश हमलावर एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। लेकिन अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया था कि काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमलों में फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए अमरीकी हुक्काम ने 29 अगस्त को रिहायशी इलाके में जिस ड्रोन से मिसाइल हमला किया उसमें अमरीकी इमदादी कारकुन अज़मर अहमद नामी शख्स शहरी अपने ख़ानदान समेत निशाना बनाया गया था। अखबार के मुताबिक वीडियो शाहिद से मालूम होता है कि काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में मारा जाने वाला अज़मरी अहमदी दाइश का रुकन नहीं बल्कि एक इमदादी कारकुन था जिसने तालिबान के कब्ज़े के बाद अमरीका जाने के लिए अप्लाई कर रखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की माहिरीन ने सिक्योरिटी कैमरों की फुटेजेस को स्कैन करके इंकशाफ किया था कि मुमकिन है कि अमरीकी हुक्काम ने अज़मर अहमदी और उनके साथी को पानी की बड़ी बोतलें और अपने बॉस का लैपटॉप गाड़ी में रखते हुए देख लिया हो। अज़मरी अहमदी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो कैलिफोर्निया में क़ायम एक इमदादी तंजीम न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन इंटरनेशनल के लिए काम कर रहे थे। इससे कबल अमरीकी दिफाई चेयरमैन मार्क मिली ने कहा था कि हमला दुरुस्त था। तालिबान ने 15 अगस्त को हुकूमत दोबारा हासिल करने के बाद आम माफ़ी दी थी और उसी के बाद काबुल के मशरिक़ में वाक़ पुलचरखी जेल से हज़ारों कैदियों को रिहा कर दिया था। इस जेल में तकरीबन 15,000 कैदी इंतहाई सहूलतों में दिन काट रहे थे। तालिबान के काबुल पर कंट्रोल हासिल करते ही जेल के अफसरान भी भाग खड़े हुए थे, बल्कि बहुत से लोगों ने अपनी वर्दियाँ तक छोड़ दी थी। तालिबान जो अब जेल को कंट्रोल करते हैं उनका कहना है कि मेन विंग के 11 ब्लॉक्स में हर एक में 1500 कैदी रहते थे। इनमें ज़्यादातर आम मुजरिम, छोटे चोर और गैंगस्टर शामिल थे। तालिबान ने इस बार मुतदिल हुक्मरानी का वादा किया है, लेकिन 1996 से 2001 तक अपने पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने फौरी इंसाफ पर अमल किया था। पुलचरखी जेल में ज़ेर हिरासत अफराद में तालिबान के साथ साथ दाइश के जंगजू भी कैद थे। अफ़गानिस्तान की ये सबसे बड़ी जेल 1970 की दहाई में तामीर हुई थी, लेकिन अमरीकी और नाटो इत्तेहादियों के कब्ज़े के दौरान यहाँ कैदियों से गैर इंसानी सलूक किया जाता था। इंसानी हकूक़ के ग्रोह ने इसकी ख़राब और बुरी हालत की वजह से इस जेल को तनक़ीद का निशाना बनाया था।
امت مسلمہ کی ناراضگی کے باوجود 5 عرب ممالک نے اسرائیل سے معمول معاہدہ کر رکھا ہے اور بحرین اس میں سے ایک شامل ہے۔ اسی سمت میں اسرائیلی وزیر خارجہ بحرین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ اسرائیل اور بحرین کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کے بعد اسرائیل کے کسی وزیر کا پہلا دورہ بحرین ہوگا۔ عرب نیوز اور RT کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ دورے کا پروگرام امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سمیت کثیر فریقی ٹیلی فونک رابطے کے دوران طے پایا ہے۔ پچھلے سال امریکہ کے ثالثی سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والے معاہدوں پر دستخط کرنے والے ممالک بحرین، متحدہ عرب امارات اور مراکش کے عہدیداروں سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ابراہیم معاہدہ کلب نئے رکن ممالک کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے کہا کہ تعاون کے فائدے ظاہر کرنے مزید محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حقیقی علاقائی امن کا تصور اجاگر کیا جائے، ایک دوسرے پر انحصار کا فائدہ نمایاں کیا جائے، مشرق وسطیٰ کی تمام اقوام کی یومیہ زندگی میں بہتری پیدا ہونے کی بات کو سادہ انداز میں بیان کیا جائے۔ ان ممالک کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے تعلقات مضبوط اور گہرے ہوں گے اور دیگر ممالک ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر خارجہ جون میں متحدہ عرب امارات اور اگست میں مراکش کا دورہ کر چکے ہیں اور جلد ہی سوڈان بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ افغانستان کے تعلق سے شنگھائی تعاون تنظیم کے 4 رکن ملکوں کے اجلاس کا ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں ایران، پاکستان، چین اور روس کے اعلیٰ سفارتکار شامل ہوئے تھے۔ ان ملکوں نے افغانستان سمیت پورے خطے میں صلح، سیکیورٹی اور امن و استحکام کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے باہمی تعاون پر تاکید کی۔ چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے افغانستان کی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کا احترام ہونے پر بھی زور دیا ہے۔ ان چاروں ممالک نے ان ملکوں کے ساتھ گفتگو پر تاکید کی جو افغانستان میں جنگ کے بعد اس ملک کے اقتصادی و اجتماعی صورتحال میں اصلاح کی ذمہ داری لے اور اسے فوری اقتصادی اور انسانی امداد پیش کریں۔ ایران، پاکستان، روس اور چین نے افغانستان میں قومی آتشی کو انجام تک پہنچانے اور اس کے نتیجے میں اس ملک میں ایک وسیع بنیاد حکومت کے قیام پر تاکید کی جو افغانستان میں سبھی قومی اور سیاسی دھڑوں کے مفادات کو مد نظر رکھے۔ چاروں ملکوں نے افغانستان کی سرزمین سے سر اٹھانے والی سیکیورٹی چیلنجز کے مد نظر خطروں سے نمٹنے، بالخصوص دہشت گرد اور منشیات کے اسمگلنگ کے لیے آپسی کوششوں کو ہم آہنگی پر بھی اتفاق کیا تاکہ خطے میں پائیداری آئے، ہمسائے ملک کی تشویش دور ہو اور ان کے جائز مفادات کی حصول کی طرف سے اطمینان حاصل ہو۔ ان چاروں ممالک نے بین الاقوامی برادری سے افغانستان کو فوری انسانی امداد دینے کی اپیل بھی کی۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی بین الاقوامی اہم خبریں۔ بھارت سے قومی خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔